मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो इस कर्व की एनालिसिस करते हैं बुकलेट से। बुकलेट में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। बुकलेट निकालो। कौन से पेज पे है? पेज नंबर 19। देखो यहां पे बोला है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली एंड दे कीप ऑन कोलाइडिंग विथ ईच अदर। द मॉलिक्यूल्स इन द गैस possess different velocities. The velocities of molecules keep on changing on their collision, but the fraction of the molecules possessing a particular velocity remains same. मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल वेलोसिटी एक्वायर करते हैं और उस सिचुएशन में अगर उनके बीच में कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। बट अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अनइक्वल है और फिर वो आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अलग अलग हो। क्लियर है? तो यहां पे बोल रहा है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग है। वेलोसिटी अलग अलग है, इस वजह से कोलिजन के मीन टाइम उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। बट एक बात और बोली जा रही है कि किसी भी टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन फिक्स रहेगा। समझ में आया? जैसे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को कंसिडर करते हैं जहां पे हमने ये जूम किया कि 1000 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक गैसेस सैंपल में 1000 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनमें से 100 मॉलिक्यूल है जो एक पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो करते हैं और ये नंबर सबसे ज्यादा है। तो उस स्पीड को जिसको उतने सारे मॉलिक्यूल्स फॉलो कर रहे हैं, दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, जिस स्पीड को सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल हमने बोला कि वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को फॉलो करते हैं। अब इनमें से कुछ मॉलिक्यूल अपने से हायर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। तो अगर वो अपने से हायर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि वो इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को छोड़ करके कोई और स्पीड एक्वायर करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ मॉलिक्यूल अपने से कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोलाइड करते हैं, तो फिर उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से कम स्पीड को एक्वायर करेंगे। तो जितने मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर स्पीड को छोड़ करके कोई और स्पीड एक्वायर करते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल उसी इंस्टेंट पे किसी और स्पीड को जो एक्वायर कर रहे थे वो इस स्पीड वाली रेंज में आ जाते। यानी कि अगर आप इस तरीके से देखो तो एक पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हमेशा फिक्स रहेगा। वो फ्रैक्शन तभी चेंज हो सकता है जब टेम्परेचर चेंज हो। क्लियर है? तो अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तो एक पर्टिकुलर स्पीड को मॉलिक्यूल फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन चेंज होता, फ्रैक्शन जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो अब आप यहां पे देखो, बोला कि एक कर्व गिवन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर स्पीड। ठीक है, तो इसी कर्व को हम मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। तो ये कर्व गिवन है,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड के बीच में कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इस कर्व को कंसीडर करें, मान लो टेम्परेचर है T1, तो T1 टेम्परेचर पे ये कर्व ऑब्जर्व होता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ऐसे करो ऑब्जर्व। अगर टेम्परेचर को हमने और इंक्रीज कर दिया ठीक है। T1 टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि ये है मैक्सिमम फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस स्पीड को एक्वायर कर रहे होंगे वो स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोली जाएगी एट टेम्परेचर T1, VMP1। टेम्परेचर T2 पे अगर आप देखो तो यहां पे जो स्पीड होगी इसको VMP2 बोलेंगे। टेम्परेचर T3 पे ये हाईएस्ट फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग स्पीड को VMP3 बोलेंगे। तो आप एक बात देख सकते हो कि T1 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इतना है, इसको F1 बोल रहे हैं। तो T2 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कम हो गया, वो F2 है। T3 टेम्परेचर पे अगर आप देखो तो ये फ्रैक्शन और डिक्रीज कर जाता है और वैल्यू F3 है। तो आप ये देख रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। तो इस सिचुएशन में F1 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F3, जबकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के टर्म्स में अगर आप देखो तो VMP1 इज लेस देन VMP2 इज लेस देन VMP3। अब फिर से कर्व को देखो, एनालिसिस जो यहां पे कर्व की कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसिंग जीरो वेलोसिटी हैव जीरो फ्रैक्शन। जीरो वेलोसिटी को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। ये कैसे आप कंक्लूड करोगे? अगर आप इस कर्व को आगे एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो आगे एक्सटेंड करते हो, ये कर्व ओरिजिन से पास करते हैं। ओरिजिन से पास करने का मतलब कि यहां पे स्पीड भी जीरो है और फ्रैक्शन भी जीरो है। तो जीरो स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी क्या है, जीरो है। इसका मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, किसी भी गैस से सैंपल में कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट पे नहीं होता। नो मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एट रेस्ट इनसाइड अ गैसियस सैंपल। तो एक कंक्लूजन तो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, बोला द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ वेरी लो स्पीड एंड मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड इज लेस। आप देख रहे हो कि बहुत लो स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, जैसे T1 टेम्परेचर पे आप देखो
तो T1 टेम्परेचर पे बहुत लो स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी क्या है, बहुत कम है। वही बात T2 टेम्परेचर पे और वही बात T3 टेम्परेचर पे ऑब्जर्व हो रही है। इसी तरीके से बहुत हाई स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी अगर देखा जाए तो वो भी कम है। ठीक है, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो न तो लो स्पीड एक्वायर करते हैं और न ही वो हाई स्पीड एक्वायर करते हैं। ठीक है, वो इन बिटवीन लो एंड हाई स्पीड लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को देखो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वैल्यू ना तो बहुत कम स्पीड वैल्यू बोली जाएगी और नहीं बहुत ज्यादा स्पीड वैल्यू बोली जाएगी। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल आप देख रहे हो कि वो इस रेंज में लाई करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, बोले देयर इज अ पर्टिकुलर वेलोसिटी विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and this velocity is called most probable velocity or most probable speed। जिस velocity को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं that is called most probable speed। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोले as we increase the temperature the disorder among the molecules increases and the fraction of molecules possessing most probable speed decreases। आप ये बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो जो डिसऑर्डर है मॉलिक्यूलर स्पीड में वो बहुत ज्यादा है। डिसऑर्डर मॉलिक्यूलर स्पीड में बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीड में यूनिफॉर्मिटी आती। भाई पहले आप देख रहे हो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो फ्रैक्शन कम हो गया। वो फ्रैक्शन कम होने का मतलब क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को फॉलो कर रहे थे वो उस स्पीड को छोड़ करके हायर स्पीड वाली रेंज में चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो क्या हुआ, फ्रैक्शन और कम हो गया। मतलब कुछ और मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को छोड़ करके हायर वेलोसिटी की रेंज में चले जाते हैं। इसका मतलब कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बट वो स्टेज कब अराइज होगी, जब टेम्परेचर इनफाइनाइटली लार्ज होगा। ठीक है, at infinitely large temperature all molecules travels with equal speed। लिख लो इस बात को, at infinitely large temperature all molecules travels with equal speed। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को खत्म कर रहा है, अमीरी और गरीबी का फर्क को खत्म कर रहा है कि नहीं। जब टेम्परेचर बहुत कम था तो कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और कुछ लोग बहुत गरीब थे। टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो गरीबों का नंबर कम हो गया, मतलब गरीब अमीर हो गए और कुछ अमीर गरीब हो गए, और धीरे धीरे करके वो डिफरेंस ही खत्म हो गया। बट उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए क्या चाहिए, इनफाइनाइटली लार्ज टेम्परेचर चाहिए, जो कि कभी अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे देखो बोल रहे इट मीन्स दैट द डिसऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ अ पर्टिकुलर स्पीड डिक्रीजेस। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट एम्बिग्यूअस है, ये लास्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ही बोला जा रहा है।
बोले कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द डिसऑर्डर अमंग द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing most probable speed decreases. ठीक है, it means that the disorder has increased on increasing temperature. The disorder has increased and as a result of which the number of molecules moving with a particular speed, वो particular speed क्या है? Most probable speed या उसके आसपास की जो रेंज है, ठीक है, उनका नंबर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। भाई आप देख रहे हो कि जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है, ठीक है, उनके फ्रैक्शन में कोई खास चेंज नहीं है, वो फ्रैक्शन तो अभी भी वैसा ही बना हुआ है, बट हायर स्पीड को फॉलो करने वाले जो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, अब देखो बात आती है कि हम यहां पे 3 स्पीड टर्म को डिफाइन करते हैं। आप नोट करिए, डिफरेंट स्पीड टर्म्स यूज्ड फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट स्पीड टर्म्स यूज्ड फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। नंबर 1, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड। एवरेज स्पीड और मीन स्पीड लिखिए। If we consider a gaseous sample, containing n, small n, number of molecules, where each molecule travels with different speed, then average speed of the gaseous sample, क्यों देगा? V1 plus V2 plus V3 and so on plus Vn divided by n. n मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड दूसरे से डिफरेंट है, तो हमें उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे एक सिचुएशन और हो सकती है, नोट करो। इफ वी कंसीडर अ गैसियस सैंपल, where different group of molecule possess different speed, then average speed is equal to average speed of the gaseous sample, इसको इस तरीके से निकालेंगे। मान लो N1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड V1 है, N2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड V2 है, ठीक है, N3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड V3 है, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 प्लस N2 प्लस N3
ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। पहले वाले केस में हम बोल रहे हैं कि जो गैसेस सैंपल प्रेजेंट है उसमें हर मॉलिक्यूल की स्पीड दूसरे से डिफरेंट है। दूसरे वाले केस में हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बट वहां पे अलग अलग मॉलिक्यूल का सेट है जो एक पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे V1 स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का नंबर क्या है, N1। V2 स्पीड को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल का नंबर N2 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी तो आप बोलोगे N1, N2, N3 में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है एवरेज स्पीड को निकालने का जो मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे बेस्ड है। तो आप नोट कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, on the basis of Maxwell probability distribution curve, Maxwell probability distribution curve, average speed is equal to under root of 8 RT upon pi m. Under root of 8 RT upon pi m. सेकेंड केस लिखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखिए, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पीड टर्म, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पीड टर्म फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, because it is determined by the distributing total energy equally among all molecules. By distributing total energy equally among all molecules. ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको? जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है गैसियस सिस्टम की उसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, उससे जो स्पीड टर्म मिलता है दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो आप नोट करो, कंसिडरिंग a gaseous sample containing n number of molecules, considering a gaseous sample containing n number of molecules, considering a gaseous sample containing n number of molecules where each molecule travels with different speed. Each molecule travels with different speed. ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर
प्लस हाफ m vn स्क्वायर। अगर n मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड दूसरे से डिफरेंट है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। बट गैसेस मॉलिक्यूल सेम है तो मास सेम होगा, ठीक है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी बिकॉज उनकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो अगर टोटल एनर्जी को कंसीडर करें तो वो इन सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो मीन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अगर आप मीन काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करो, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, आप इसको क्या लिखोगे, हाफ m VRMS स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हाफ m VRMS स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m V2 स्क्वायर प्लस हाफ m Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई m n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब आप यहां पे देखो हाफ m बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, m बाई 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो तो VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n। इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसको डिटरमाइन करने के लिए पहले हम स्पीड की स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्पीड की स्क्वायरिंग कर रहे हैं, फिर स्क्वायरिंग ऑफ स्पीड के थ्रू जो स्क्वायरिंग ऑफ स्पीड का जो टोटल वैल्यू आ रहा है उसका मीन निकाल रहे हैं, n से डिवाइड करके मीन निकाला, फिर उसका स्क्वायर रूट। इस वजह से हम इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पीड टर्म है। तो ये तो तब हमने डिटरमाइन किया जब सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, अलग अलग है। अब एक सिचुएशन जैसे सेकंड केस हमने पीछे मीन स्पीड को निकालने में कंसीडर किया था कि n1 मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड v1 है, n2 की v2 है, n3 की v3 है। तो वहां पे जैसे हमने ये एवरेज स्पीड को निकाला था उसी तरीके से हम आरएमएस स्पीड को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो, इफ वी कंसीडर अ गैसियस सैंपल, if we consider a gaseous sample where different group of molecule possess different speed, different group of molecule possess different speed, then VRMS is equal to under root of N1 V1 square plus N2 V2 square plus N3 V3 square and so on divided by total number of molecules.
करो, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, on the basis of Maxwell probability distribution curve, on the basis of Maxwell probability distribution curve, root mean square speed is equal to क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT by m. बाकी इसके साथ दो रिजल्ट मैंने और बताए हुए आपको पीछे, अंडर रूट ऑफ 3PV बाई m और अंडर रूट ऑफ 3P बाई रो. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लिखिए, the speed occupied by maximum fraction of molecule is called most probable speed. Is called most probable speed. लेकिन this value is determined only on the basis of Maxwell probability distribution curve. ये वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 2RT बाई m. इसका मतलब कि अगर आप ये कंपेयर करो इन तीनों स्पीड टर्म को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कंक्लूजन देखने को मिलेगा. At a given temperature, for a fixed gas, most probable speed, average speed एंड RMS स्पीड, अगर इन तीनों का रेशियो को कंसीडर करें तो क्या आता है, ये अंडर रूट ऑफ RT बाई m तो कॉमन है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 टू अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई टू रेस अंडर रूट 3. अब अगर आप इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करो तो ये वैल्यू लेस देन 3 है 8 बाई पाई, तो आप ये बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लेस देन एवरेज स्पीड एंड इट इज लेस देन दैट ऑफ RMS स्पीड एट अ गिवन टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है. ये तीन स्टैंडर्ड स्पीड टर्म गैसेस के लिए डिफाइंड है, जिनमें सबसे बड़ी वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और सबसे छोटी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वैल्यू है.
अब अगर आपको इनमें रिलेशनशिप अगर डिटरमाइन करनी है, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आरएमएस स्पीड से अगर आपको रिलेट करना है तो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अपॉन आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू क्या देगा? अंडर रूट ऑफ 2/3। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अपॉन आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3। या आप लिख सकते हो आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अंडर रूट 3/2 ये वैल्यू होती है 1.225 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू 1.225 टाइम्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कंसिडर करते हो एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, एवरेज स्पीड अपॉन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या देगा? अंडर रूट ऑफ 4/π। ठीक है, it means average speed is equal to under root of 4/π times most probable speed। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो, ये जरा कैलकुलेट करो इसको। पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 अंडर रूट π/4 होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5/4। अच्छा, तो अंडर रूट 5/4 यानी कि 1.25 का स्क्वायर रूट, यही होगा ना? 1.25 का स्क्वायर रूट कितना आता है? इस पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक गैसेस सिस्टम के लिए वो बोलेंगे कि गैसेस सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये है, उसकी आप एवरेज स्पीड निकालो। अगर ये कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है तो आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर लो। 1.1 1.12 1.21 का स्क्वायर रूट तो 1.1 होता है और ये 1.25 है। 1.125 काम चला सकते हैं। तो 1.125 इंटू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1.125 इंटू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या रिलेशनशिप होगी? आरएमएस स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3π/8
अंडर रूट ऑफ 1.1.2 तो मतलब 1.1 VRMS is equal to 1.1 टाइम्स V एवरेज। ऐसे लग रहा है कुछ ज्यादा ही है। जरा कैलकुलेट करो 1.224 अपॉन 1.126। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो 1.224 अपॉन 1.126। 1.224 अपॉन 1.126 1.08। हाँ 1.08 होना चाहिए, 1.1 लिख सकते। तो आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू 1.08 इंटू एवरेज स्पीड। आरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में क्या रिलेशनशिप आई? RMS speed is equal to 1.225 into most probable speed। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1.125 into most probable speed and RMS speed is equal to 1.1 times average speed। ठीक है, अब जरा आप फोर्थ एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। पॉइंट 0.52 into 10 to the power 0.52 into 10। हाँ सही है।
तो यहाँ पे बोला इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ ए बी एंड सी मॉलिक्यूल्स बी 1 into 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इफ द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी गिवन है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सी? तो आप ये लिख सकते हो वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power 10, 10⁵ का स्क्वायर 10⁻10। दिस इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर हो जाएगा 0.16 इंटू 10 to the power 10 प्लस वी बी स्क्वायर 2.56 into 10 to the power 10 plus VC square divided by 3। ठीक है, तो VC square is equal to 3 into 10 to the power 10 minus 2.72 into 10 to the power 10। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 0.28 into 10 to the power 10। तो VC is equal to under root of 0.28 multiplied by 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 0.53 इंटू 10 to the power 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो यहां पे हमें आरएमएस स्पीड, मोस्ट एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तीनों निकालनी है। तो आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैलकुलेट कर लो, फिर उससे बाकी दोनों को कैलकुलेट कर लो। तो यूनिट में गड़बड़ होती है, यूनिट को आपको ध्यान से देखना है। अंडर रूट ऑफ 2RT/m। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को मीटर पर सेकंड में डिटरमाइन करना चाहते हो, आंसर देखो किस यूनिट में गिवन है, सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है। अगर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में डिटरमाइन करना चाहते हो तो आर वैल्यू सीजीएस यूनिट में होनी चाहिए, अर्थ के टर्म्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8.314 इंटू 10 to the power 7 मल्टीप्लाइड बाई टी। टेम्परेचर एनटीपी की बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 273 केल्विन, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32। इसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल। ठीक है,
मीटर पर सेकंड में चाहिए तो आर को 8.314 लिखो, और जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को किलोग्राम पर मोल के टर्म्स में कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो 32 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। एट 8.314 इंटू 273 कितना है ये? कितना हो रहा है? 226972.72 या 72? क्या बोल रहे हैं? अरे पॉइंट भी आएगा। अच्छा अच्छा, टू पॉइंट 3.7 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर में कुछ गड़बड़ किया है। ये 0.816 इंटू 46129 सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, उसको इन्होंने डायरेक्ट उसी के टर्म्स में आंसर लिखा हुआ है। 0.816 होना चाहिए। 816 इंटू 46129 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ये होना चाहिए 0.816 इंटू 46,129 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मुझे लगता है कि ये वैल्यू यही आ जाएगी, 3700 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 37,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ गया। अब इससे आप निकाल लो आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगी? 1.225 इंटू 3.7 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो इसको। फोर 4.53 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड।
एवरेज स्पीड हो जाएगा 1.125 इंटू 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4। RM ये वाली वैल्यू एवरेज स्पीड 4. ऐसे कैसे आता है 4.16 इंटू 10 पावर 4। भाई मेजॉरिटी जहां है उसी के साथ होना चाहिए। 4.16 इंटू 10 to the power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अननोन यहां पे क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मिल जाए तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन करोगे? आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर लो। सबसे छोटा रास्ता तो वही है। PV is equal to W by W की जरूरत कहां है? N प्राइम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू RT। T is equal to PVNA अपॉन N प्राइम इंटू R। SI यूनिट में प्रेशर वैल्यू गिवन है 7.57 इंटू 10 to the power 3। वॉल्यूम 1 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो 10 to the power -3। NA एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 to the power 23 अप्रोक्सीमेटली। N प्राइम 2 इंटू 10 to the power 21। R 8.314। ठीक है, सारी वैल्यूज को हम SI यूनिट में रख रहे हैं, तो R वैल्यू भी SI यूनिट में होनी चाहिए।
कितना है भाई? 273.15। 280 मेरा भी आ रहा है बिना कैलकुलेटर के। 273 273 केल्विन अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो आपको निकालना है आरएमएस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वैल्यू डिटरमाइन कर लो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई एम। यहां पे नाइट्रोजन को कंसिडर करें 28 इंटू 10⁻⁻3। अगर आर को आप एसआई यूनिट में कंसिडर करते तो मॉलिक्यूलर मास को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसको किलोग्राम पर मोल में रखना पड़ेगा। अगर आर को सीजीएस यूनिट में कंसिडर करते हो तो एम वैल्यू डायरेक्टली पुट करो। मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली सही है। फोर 405 मीटर पर सेकेंड। तो आरएमएस स्पीड आप निकाल सकते हो यहां पे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड का एवरेज रेशियो गिवन है 0.82। आप चाहो तो इसको यूज कर लो, या जो रिजल्ट आपको पता है आप उसी के बेसिस पे डिटरमाइन कर लो।
405 into 1.225. कितना आता है? क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। तो यहां पे बोल रहा है कि दो बल्ब है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, एक में हीलियम फील्ड है, दूसरे में SO2 फील्ड है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम और टेम्परेचर इक्वल है। बोला इफ द प्रेशर इन द टू बल्ब इज सेम, सम नहीं सेम होना चाहिए, इफ द प्रेशर इन द टू बल्ब इज सेम, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस। अगर प्रेशर दोनों में इक्वल है तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू गैसेस क्या होगा? तो V इज इक्वल टू √3pv/m है कि नहीं? V का मतलब कौन सा V? RMS स्पीड। वैसे कोई भी स्पीड टर्म आप देखो, स्पीड वैल्यू √RT/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √RT/m। Velocity of a gaseous molecule is directly proportional to √RT/m। तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो इट मींस अगर आप यहां पे देखोगे वेलोसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ SO2 इज इक्वल टू √of मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा? 64/4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ SO2 इज इक्वल टू 4:1। सेकेंड पार्ट पे देखो, बोले एट व्हाट टेम्परेचर विल बी वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीलियम मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसका हाफ वेलोसिटी सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कब एक्वायर करेगा, यानी कि कौन से टेम्परेचर पे वो उसका हाफ वेलोसिटी को एक्वायर करेगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ helium is directly proportional to √of T/m। 300
अपॉन 4। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ SO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ SO2। तो बोल रहे कि वेलोसिटी ऑफ SO2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ हीलियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ नहीं भाई, वेलोसिटी ऑफ SO2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब कि आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वन बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T into 4 सही लिख रहा हूं ना, अपॉन 64 into 300। T is equal to 1200 केल्विन, यानी कि 927 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, बोले हाउ विल द वेलोसिटीज बी अफेक्टेड इफ वॉल्यूम ऑफ B बिकम्स 4 times दैट ऑफ A। अगर बल्ब B का वॉल्यूम बल्ब A के वॉल्यूम का 4 times हो जाता है तो वेलोसिटी कैसे अफेक्टेड होगी? भाई वेलोसिटी सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज होगी, वॉल्यूम या प्रेशर को चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ मोल को चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर आप वॉल्यूम को चेंज करते हो अकॉर्डिंगली प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज का जो इफेक्ट है उसको कंपनसेट कर देगा। ठीक है, लिख लो इस बात को, वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल चेंजेज ओनली विथ चेंज इन टेम्परेचर। Velocity of a gaseous molecule changes only with change in temperature. अब नोट कर लो, with change in volume or pressure or number of mole, with change in volume or pressure or number of mole of gas, velocity of gaseous molecule remains unaffected. Velocity of gaseous molecule remains unaffected. इसका मतलब क्या होना चाहिए? वेलोसिटी रिमेन्स सेम। और फोर्थ पार्ट में देखो बोला हाउ विल द वेलोसिटीज बी अफेक्टेड इफ हाफ ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑफ SO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनर। कौन से कंटेनर में रखा हुआ है SO2? बल्ब B। ठीक है, तो अगर SO2 के मोल्स चेंज करते हो तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर आपको गैसियस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को चेंज करना है
तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टेम्परेचर को चेंज करो। कोई और वेरिएबल को अगर आप चेंज करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं हो। तो आइडियल गैस इक्वेशन की एनालिसिस कंप्लीट हो गई। अब आप नोट करो एनालिसिस ऑफ रियल गैसेस। बाकी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोड़ा हुआ है, सॉल्व करो। बुकलेट मिलने के बाद तो आपके पास खूब काम रहता होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए। डीपीपी मिलती थी तो मैक्सिमम प्रॉब्लम क्लास में ही सॉल्व हो जाती। और मैंने देखा है कि जब से बुकलेट मिलने लगी है आपके एफर्ट जो है वो खत्म हो गए। मतलब जो क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करा देता हूं उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट नहीं होती है। हाँ, इसने सब जाम कर रखा है। एनालिसिस ऑफ रियल गैसेस। रियल गैस ऑल्सो कॉल्ड नॉन आइडियल गैस। बोलते कि अगर हम रियल गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करने का मतलब कि हमारे पास कोई 3 वेरिएबल का हमें पता है, चौथा वेरिएबल हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, चौथी वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो जो रिजल्ट हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करता। आइडियल गैस के लिए जैसे मान लो आपको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, आप नंबर ऑफ मोल वैल्यू कैलकुलेट करो, वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करेगी। बट अगर आप सेम कैलकुलेशन रियल गैसेस के लिए करते हो, पीवीटी आपको गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल वैल्यू जो आइडियल गैस इक्वेशन से आपको मिलेगी वो एक्चुअल वैल्यू से डिफर करेगी। इसका मतलब कि रियल गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ग्राफिकली गिवन है। एनसीईआरटी है आपके पास? नहीं है, मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं। पेज नंबर 145 पे ये 2 कर्व गिवन है, ठीक है? इन कर्व यहां पे एक कर्व गिवन है, अगर हम पीवी और पी के बीच में कर्व ड्रॉ करें, ठीक है? अगर बॉयल्स लॉ को आप यूज करते हैं तो पीवी का जो प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर पीवी और पी के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो आइडियल गैस के लिए तो कांस्टेंट लाइन मिलनी चाहिए, बट रियल गैसेस के लिए अगर हम सेम कर्व को कंसीडर करते हैं तो कर्व डिफर करें। इसका मतलब कि रियल गैसेस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस से बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है। कुछ कंडीशन में वो आइडियलिटी को अप्रोच करते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से मैं इन कर्व को ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको बोर्ड पे। पीवी और पी के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आइडियल गैस होती तो आइडियल गैस के लिए
ऐसा कर मिलता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस को कंसिडर करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए जो कर्व ऑब्जर्व होता है वो ऐसा है फॉर हाइड्रोजन। हीलियम के लिए ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंसिडर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हमें कुछ ऐसा कर्व मिलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कर्व को अगर कंसिडर करते हैं ऐसा कर्व मिलता है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि इन गैसेस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है। तो ये CO2 के लिए है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है भाई, बट एक बात जरूर देख रहे हो कि जीरो, अगर प्रेशर वैल्यू जीरो को टेन कर रही है तो उस कंडीशन में आइडियल गैस और रियल गैस का बिहेवियर एक जैसा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखो आइडियल गैस और रियल गैस का बिहेवियर एक जैसा है। इसका मतलब हर गैस आइडियलिटी को अप्रोच करती है एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, बहुत लो प्रेशर पे अगर हम कंसीडर करें सारी गैसेस आइडियलिटी को अप्रोच करती है। ठीक है, तो आइडियलिटी को सबसे ज्यादा गैसेस कब अप्रोच करेंगी? एट वेरी लो प्रेशर। आइडियलिटी से अदरवाइज अगर आप देखो तो वो आइडियलिटी से ज्यादा डेविएटेड होती है। हाई प्रेशर पे वो सबसे ज्यादा डेविएटेड होती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे गैसेस आइडियलिटी से सबसे ज्यादा डेविएटेड होती है और लो प्रेशर पे गैसेस आइडियलिटी को सबसे ज्यादा अप्रोच करती है। वो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक कर्व को और कंसीडर करें, कर्व बिटवीन P एंड V, क्या होगा? ठीक है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो आइडियल गैस के लिए ऐसा कर्व मिलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, बट अगर सेम कर्व को हम रियल गैस के लिए कंसीडर करें तो रियल गैस के लिए कुछ ऐसा करो। इसका मतलब आप देख रहे हो कि जब प्रेशर बहुत हाई है, हाई प्रेशर, इस एक्सेस पे प्रेशर वैल्यू बढ़ रही है। हाई प्रेशर पे क्या है? रियल गैस और आइडियल गैस के बिहेवियर में बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को मिल रहा है। और आप ये भी बोल सकते हो कि हाई प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा है। बहुत हाई प्रेशर पे क्या होगा? आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है तो रियल गैस का वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है और ये है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है,
बट लो प्रेशर पे अगर आप देखो तो क्या है, ये एक दूसरे को अप्रोच करती है। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। क्यों होता है ऐसा? बोलते हैं कि हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ एजम्पशंस कंसिडर किए। एजम्पशंस क्या कंसिडर किए? हमने ये बोला कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं होता। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बिटवीन आइडियल गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसा होगा तो हम किसी भी गैसियस सिस्टम को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, जबकि रियलिटी में हम हर गैस को लिक्विफाई कर पाते हैं अंडर स्पेशल कंडीशन। क्लियर है? तो इसका मतलब कि उस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, उस स्टेटमेंट को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखो, बोले कि अगर लो प्रेशर पे हमने गैसियस सिस्टम को कंसिडर किया है, इसका मतलब कि गैसियस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर प्रेशर लो है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम लार्ज होना चाहिए। वॉल्यूम अगर लार्ज है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर लाई करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन ज्यादा है तो उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई इंटरैक्शन नहीं हो। इंटरैक्शन अगर नहीं हो रहा है तो वो एजम्पशन होल्ड करेगा, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। और अगर वो एजम्पशन होल्ड करेगा तो गैस का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? आइडियल गैसेस का बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि रियल गैस आइडियलिटी को फॉलो करने लगेगी। बट हाई प्रेशर पे क्या होगा? हाई प्रेशर पे गैसेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही वो स्मॉल है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होगा। इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन अगर कम है तो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन सिग्निफिकेंट होगा, तो गैस आइडियलिटी से डेविएटेड। समझे? तो इस तरीके से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस से डेविएटेड होता है। तो आप नोट कर लो, any gas which deviates from ideality, any gas which deviates from ideality is called real gas or non-ideal gas, is called real gas or non-ideal gas. लिखो, the deviation from ideality is maximum. The deviation from ideality is maximum at high pressure and low temperature. At high pressure and low temperature. However, a real gas approaches ideality maximum. A real gas approaches ideality maximum at low pressure and high temperature. A real gas approaches ideality maximum at low pressure and high temperature. तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियलिटी को सबसे ज्यादा अप्रोच करती है, यानी कि आइडियलिटी के सबसे करीब होगी, जबकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वो आइडियलिटी से सबसे ज्यादा डेविएटेड होगी। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर हम यही एनालिसिस हम इस कर्व के बेसिस पे करें, जिसको मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूं, अगर एक कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी